So this is the next question. 36 people, A1 to A36, meet and shake hands in a circular fashion. In other words, there are totally 36 handshakes involving the pairs A1, A2, A2, A3, dot dot dot, A35 to A36, and A36, A1. Then, size of the smallest set of people such that the rest have shaken hands with at least one person in the set is. तो क्वेश्चन को समझो. ओके, 36 लोग एक सर्कल में खड़े, सिर्फ अपने दोनों साइड वालों से हैंडशेक करना है उन्हें, यानी कि A1 A2 से करेगा, A2 A3 से, ठीक है, ऐसे करके. एंड हमें चाहिए छोटा से छोटा ग्रुप जिस पर हर बाकी इंसान का कम से कम एक मेंबर से हैंडशेक हो. ओके, तो ये एक कवरिंग प्रॉब्लम है एक्चुअली. सोचो अगर मैंने किसी एक इंसान को सिलेक्ट करता हूँ अपने ग्रुप में, तो वो खुद को और अपने दोनों साइड के लोगों को कवर कर लेता है. मतलब 3 लोग कवर हो गए एक सिलेक्शन से. तो अगर मैंने हर तीसरे इंसान को सिलेक्ट करूँ, जैसे A1, A4, A7, A10, तो पूरे सर्कल को कवर कर सकता हूँ. कैलकुलेशन, टोटल लोग कितने होंगे? टोटल पीपल इक्वल टू 36. तो हर सिलेक्शन 3 लोगों को कवर करता है, तो मिनिमम सिलेक्शंस कितने होंगे? 36 डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू 12. तो इसका आंसर 12 है. ओके, सिंपल सी बात है. समझ में आया? नहीं समझ में आया एक बार फिर से रिवाइंड करके देख लो. सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. After the typist writes 12 letters and addresses 12 envelopes, she inserts the letters randomly into the envelopes, one letter per envelope. What is the probability that exactly one letter is inserted in an improper envelope? तो 12 लेटर्स, 12 एनवलप्स रैंडम डाले गए हैं. पूछा है एग्जैक्टली एक लेटर गलत एनवलप में जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है. ओके, तो ये सोच के देखो, अगर 11 लेटर सही एनवलप में है तो सिर्फ एक ही एनवलप बचा है और एक ही लेटर बचा है, तो वो बचा हुआ लेटर ऑटोमेटिकली अपने ही सही एनवलप में जाएगा. ओके, क्योंकि कोई और ऑप्शन ही नहीं बचा है. तो एग्जैक्टली एक गलत होना चाहिए पॉसिबल. तो एग्जैक्टली एक गलत होना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर 11 सही है, 12 भी 4 से सही हो जाएगा. तो ये इवेंट कभी हो ही नहीं सकता, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0 है. ओके, तो ये कंसेप्ट का नाम है डी अरेंजमेंट. जब तक कम से कम 2 लेटर्स एक साथ गलत ना हो, तो एक अकेला लेटर कभी गलत नहीं हो सकता. गॉट इट? तो ओरली मैंने एक्सप्लेन कर दिया, रिवाइंड करके वापस से देख लो समझने के लिए. So this is the next question. There are 2 boxes, one containing 10 red balls and the other containing 10 green balls. You are allowed to move the balls between the boxes so that when you choose a box at random and a ball at a random from the chosen box, the probability of getting a red ball is maximized. The maximum probability is. तो 2 बॉक्सेस है, एक में 10 रेड बॉल्स है, दूसरे में 10 ग्रीन बॉल्स है. बॉल्स इधर उधर मूव कर सकते हो. रैंडम बॉक्स चूज़ करो, फिर रैंडम बॉल निकालो. रेड मिलने की प्रोबेबिलिटी हमें मैक्सिमाइज़ करनी है. ठीक है, ये क्वेश्चन है. तो इसमें क्या है, ट्रिक ये है कि अगर एक बॉक्स में सिर्फ एक रेड बॉल डाल दो आप और कुछ नहीं, तो उस बॉक्स से रेड मिलना 100% गारंटीड है. ठीक है, समझो ये एक बॉक्स है, इसमें एक बॉल डाला तो इसकी प्रोबेबिलिटी 100% है. दूसरे बॉक्स में बाकी सब बॉल्स डाल दो. समझो ये दूसरा बॉक्स है, बाकी सारे बॉल्स इसमें डाल दो, तो 9 रेड और 10 ग्रीन, टोटल 19 बॉल्स है इसमें. अब कैलकुलेशन करते हैं. इसको हम ए कंसिडर करेंगे, यानी इसको हम बी कंसिडर करेंगे. सिर्फ 1 रेड बॉल है इसमें. ठीक है, इसको रेड करेंगे एंड इसको, जो रेड और ग्रीन है, रेड प्लस ग्रीन दोनों है इसमें, तो सिर्फ एक बॉल रेड होने का जो चांस है वो होगा 1/2, और उसमें से भी रेड मिलने का चांस 1 होगा. ठीक है, 1 होगा, तो याद रखो. एंड बॉक्स बी में जैसे मैंने कहा 9 रेड है प्लस 10 ग्रीन है, तो चूज़ होने का चांस 1/2 होगा.
रेड मिलने का चांस 9/19 होगा। ठीक है, दिस इज फॉर रेड। एंड एक बॉल मिलने की प्रोबेबिलिटी दो बॉक्स में से 1/2 है, ऑब्वियसली, सिंपल सी बात है। तो आगे हम क्या करेंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, टोटल प्रोबेबिलिटी लिखते हैं। टोटल प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू 1/2 इंटू 1 प्लस 1/2 इंटू 9/19। ओके, ऐसे करके होगा इक्वल्स टू 1/2 प्लस 9/38 इक्वल्स टू 19। इसको 30, ठीक है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम। 19/38 लिखो इसको, प्लस 9/38, दोनों का टोटल कर दो तो वो आ जाएगा 28/38, जिसकी प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू होगी 14/19। तो इसका सही आंसर जो है वो है बी ऑप्शन। So this is it, guys. So this is the next question. A circular dartboard of radius 1 foot is at a distance of 20 feet from you. You throw a dart at it and it hits the dartboard at some point Q in the circle. What is the probability that Q is closer to the center of the circle than the periphery? तो डार्ट बोर्ड 1 फुट है रेडियस इसका, समझो ये डार्ट बोर्ड है, यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। ओके, तो इसका जो रेडियस है वो 1 फुट है। देन पूछा है डार्ट सेंटर के ज़्यादा पास गिरेगा या बाउंड्री के, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। सेंटर के ज़्यादा पास गिरने की प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी है। ओके, तो सेंटर से ज़्यादा पास होना मतलब डार्ट रेडियस 0.5 वाले छोटे सर्कल के अंदर गिरा। ठीक है, क्योंकि डार्ट में ऑब्वियसली मल्टीपल सर्कल्स रहते हैं, ऐसे कुछ सर्कल्स होंगे। तो अगेन बोल रहा हूँ मैं, सेंटर से ज़्यादा पास होना मतलब डार्ट रेडियस 0.5 वाले छोटे सर्कल के अंदर गिरा, क्योंकि 0.5 एग्जैक्टली बीच का पॉइंट है सेंटर और बाउंड्री रेडियस 1 के बीच में। ठीक है, ये जो है पॉइंट, ये 0.5 है। ओके, तो छोटे सर्कल का रेडियस हम निकालेंगे। जो छोटे सर्कल का रेडियस है वो है, सर्कल का रेडियस का फॉर्मूला तो आपको पता है, पाई इंटू आर स्क्वायर। तो छोटा सर्कल, छोटा लिखता हूँ मैं यहाँ पर, छोटा सर्कल इक्वल टू पाई इंटू छोटे, इसका रेडियस है 0.5 का स्क्वायर। तो इसको 5 वाइज 0.25 पाई लिखते हैं हम। एंड बड़ा सर्कल, इसको हम पाई आर स्क्वायर यानी पाई इंटू 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 पाई आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू 0.25 पाई अपॉन 1 पाई, इसमें पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, इक्वल्स टू 0.25। तो ये आंसर सही होगा। गॉट इट। याद रखना ये एक एरिया का रेशियो है, रेडियस का नहीं है। रेडियस हाफ होने का मतलब एरिया चौथा हिस्सा होता है, क्योंकि एरिया रेडियस का स्क्वायर होता है। ठीक है, दैट इज वाई। So this is the next question. On planet Zorba, a solar blast has melted ice caps on its equator. 8 years after the ice melts, tiny planetoids called echina starts growing on the rock. Echina grows in the form of circle, and the relationship between the diameter of circle and age of echina is given by d equal to 4 into square root of t minus 8 for the t equal to 8, where the represents the diameter in mm and t the number of years since the solar blast. Jagan recorded the time of some echina at a particular spot in 24 years. Then what is the diameter? ये क्वेश्चन हम पिछले वाले एक दो वीडियोस में आई थिंक सॉल्व कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। तो हमें बस सब्सटीट्यूशन का देखना है। d इक्वल टू 4 अंडर रूट ऑफ t माइनस 8 करके हमें फॉर्मूला दिया है ऑलरेडी। तो आगे क्या करना होगा हमें,
यहाँ टी की वैल्यू हमें 24 साल दिया है, एकिना की एज जो होती है। तो हमें पूछा गया है कि डायमीटर क्या होगा, तो डी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो डी इक्वल टू 4 ऑफ अंडर रूट ऑफ इसका 24 माइनस 8 करेंगे, जो कि होगा डी अंडर रूट ऑफ 16, 4 इंटू 16 अंडर रूट ऑफ 16 होता है 4, डी इक्वल टू 16 आ जाएगा। कोई ट्रिक नहीं है, बस सब्सटीट्यूशन का फॉर्मूला लगा एंड आंसर आ जाएगा। बस क्वेश्चन बड़ा है सोच के छोड़ो मत, ओके। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। A sheet of paper has statements numbered from 1 to 40. For all values of n from 1 to 40, statement n says exactly n of the statements of this sheet are false. Which statements are true and which are false? ये चीज़ हमें बतानी है। तो मैं अगेन आपको समझाता हूँ। 40 स्टेटमेंट्स है, स्टेटमेंट्स n बोल रहा है एग्जैक्टली n स्टेटमेंट्स फॉल्स है, कौन से ट्रू है कौन से फॉल्स है। इसे भी ऐसे टाइप का क्वेश्चन भी था पिछले कुछ एक दो वीडियो में, तो वो भी देख लो। तो इस पजल में सिर्फ एक ही स्टेटमेंट ट्रू हो सकता है, बाकी सब फॉल्स। क्यों? क्योंकि अगर दो स्टेटमेंट्स ट्रू होते हैं, जैसे स्टेटमेंट 5 और स्टेटमेंट 10 दोनों ट्रू है, तो दोनों अलग अलग एग्जैक्ट फॉल्स काउंट क्लेम कर रहे होते, जो एक साथ सच नहीं हो सकता। तो मानो सिर्फ एक स्टेटमेंट नंबर के ट्रू है, अगर सिर्फ स्टेटमेंट के ट्रू है मतलब बाकी स्टेटमेंट्स जो कि 39 स्टेटमेंट्स है वो फॉल्स होंगे। तो स्टेटमेंट के खुद कह रहा है एग्जैक्टली के स्टेटमेंट्स फॉल्स है, तो ये सच होगा सिर्फ तभी जब के इक्वल टू 39, क्योंकि एक्चुअल में 39 फॉल्स है, राइट। थोड़ा सा धीरे एकदम 0.5x पर देखो तभी आपको समझ में आएगा। फिर चेक करो कि स्टेटमेंट 39 इक्वल टू एग्जैक्टली 39 स्टेटमेंट्स फॉल्स है, तो ये ट्रू है क्योंकि सच में 39 स्टेटमेंट्स फॉल्स है, सिर्फ स्टेटमेंट 39 ट्रू है। वी आर गेटिंग कंसिस्टेंट रिजल्ट, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा द 39th स्टेटमेंट इज ट्रू एंड रेस्ट आर फॉल्स, ओके। जैसे मैंने कहा ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमने ले लिया है, तो वहाँ पर भी आप चेकआउट करो, समझ जाओगे। थोड़ा अच्छे से रीड करो क्वेश्चन, यू विल गेट इट। So this is the next question. Two pipes A and B fill at a certain rate. B is filled at 10, 20, 40, 80. If 1 by 4 of B is filled in 21 hours, what is the time it will take to get completely filled? ऐसा भी एक क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर रखा है, तो देखते हैं। टैंक बी डबल हर घंटे होता है, डबलिंग पैटर्न का सम है। टैंक बी डबल्स हर घंटा और 1/4 फिल हुआ है, तो 21st घंटे पे हुआ है, तो पूरा कब भरेगा ऐसे पूछा गया है। तो सिंपली जब कुछ चीज़ हर घंटे डबल होती है तो 1/4 फील्ड से फुल टैंक जाने तक, ठीक है, 1/4 से फुल टैंक जाने तक 2 घंटे लगेंगे, ओके। ऑब्वियसली इसको आप जब भी डबल करोगे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 1/4 इंटू 2, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो ये हाफ हो जाएगा, और हाफ से डबल करोगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहला घंटा, ये दूसरा घंटा, ऐसे करके डबल हो जाएगा, ओके। क्योंकि 1/4 डबल होगा तो 1/2 अगला घंटा, डबल होगा तो फुल अगले घंटे में हो जाएगा। अभी 1/4 21 आवर्स में हुआ है, तो इसमें और 2 घंटे जोड़ दो, ठीक है। ये जो 2 घंटे है इसमें जोड़ दो, तो आंसर हो जाएगा 23 आवर्स। ये इसका आंसर है, गॉट इट। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। One day Alice meets Pal and Bite in Fairyland. She knows that Pal lies on Mondays, Tuesdays and Wednesdays and tells the truth on the other day of the week. Bite, on the other hand, lies on Thursdays. Fairyland lies on Thursdays, Fridays and Saturdays, but tells the truth on the other days of the week. Now they make the following statements to Alice Pal. Yesterday was one of those days when I lie bite. Yesterday was one of those days when I lie too. What day is it? अभी लायर ट्रुथ पजल है ये, तो मैं समझाता हूँ आपको। तो पल जो है, पाल झूठ बोलता है मंडे, ट्यूसडे
और वेनेसडे को, बाकी दिन सच बोलता है, बाकी सच। ओके, एंड बाइट जो है, बाइट झूठ बोलता है थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे को, बाकी दिन सच बोलता है, बाकी दिन सच बोलता है। ओके, अभी पल बोलता है कल मैं झूठ बोल रहा था, ठीक है। पल बोलता है कि यस्टरडे आई वॉज स्पीकिंग लाई, और बाइट बोलता है कल मैं भी झूठ बोल रहा था। तो आज कौन सा दिन है ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें हर दिन को चेक करना पड़ता है, देखना है कि जो बोला गया वो स्टेटमेंट उस दिन के लिए ट्रुथ या लाई रूल से मैच करता है या नहीं। चलो हम एक्चुअली थर्सडे से चेक करते हैं। पहले पल के लिए चेक करते हैं, थर्सडे से चेक करना शुरू करेंगे। ओके, तो थर्सडे को पल सच बोलता है क्योंकि उसके लिए लाई डेज मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में नहीं है, ठीक है। तो उसका स्टेटमेंट सच होना चाहिए। स्टेटमेंट है कि कल मैं झूठ बोल रहा था, स्टेटमेंट ये है कल मैं झूठ बोल रहा था। ओके, मतलब कल मतलब वेडनेसडे होगा ऑब्वियसली, क्योंकि हमने थर्सडे कंसिडर किया है। तो वेडनेसडे तो पल के लिए लाई डेज में है, ठीक है। वेडनेसडे लाई डेज में है, यानी तो ये स्टेटमेंट सच है, तो ये मैच हो गया, बेसिकली मैच हो गया। अभी बाइट के लिए देखते हैं। बाइट क्या बोल रहा था, थर्सडे को बाइट झूठ बोलता है, ठीक है। थर्सडे को बाइट झूठ बोलता है क्योंकि उसके लिए लाई डेज कौन से है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ठीक है। लाई डेज थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, इसके लिए वो झूठ बोलता है। तो स्टेटमेंट है कल मैं झूठ बोल रहा था, सेम स्टेटमेंट है, कल मैं झूठ बोल रहा था। अभी इसका मतलब क्या है, कल मतलब वेडनेसडे, क्योंकि हमने थर्सडे कंसीडर करा है, और वेडनेसडे बाइट के लिए लाई डेज में नहीं है, बाइट सच बोलता है वेडनेसडे को। तो एक्चुअल स्टेटमेंट झूठा है और बाइट झूठ बोल रहा है, समझ रहे हो। मैं फिर से रिपीट करूँगा। अभी थर्सडे हमने कंसीडर करा है डे, तो कल मैं झूठ बोल रहा था, यानी कल का दिन कौन सा होगा, वेडनेसडे। और वेडनेसडे के दिन जो बाइट है वो एक्चुअल में सच बोलता है, वो झूठ नहीं बोलता। तो ये जो स्टेटमेंट है वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, इसीलिए तो एक्चुअल स्टेटमेंट ये झूठ है, ठीक है। स्टेटमेंट इज अ लाई, तो उससे झूठ स्टेटमेंट बोलना ही चाहिए, तो ये मैच हो गया। दोनों मैच हो गए, सिर्फ थर्सडे पे बाकी सारे दिन ट्राई करोगे तो कहीं ना कहीं मिसमैच आएगा। तो इसका आंसर थर्सडे है। हमने थर्सडे क्यों चुना, क्योंकि ऑप्शन में पहला थर्सडे लिखा है। और याद रखो ऐसे क्वेश्चंस में सीरियली ही जाओ, इट विल बी मच मोर ईजियर, ठीक है। रिक्रूटर भी आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट करने को नहीं बोलता है। ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ टॉय ट्रेन कैन मेक 10 साउंड्स, sound changes after every 4 minutes. Now train is defective and can make only 2 sounds. Find probability that same sound is repeated 4 times consecutively, 1 out of dash. तो टॉय ट्रेन पहले 10 साउंड्स बना सकता था, अब डिफेक्टिव होने के बाद सिर्फ 2 साउंड्स बना सकता है। पूछा है सेम साउंड 4 बार कॉन्जिक्यूटिवली रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ओके, तो हर बार ट्रेन एक साउंड बनाता है और 2 ही ऑप्शन है, साउंड ए या फिर साउंड बी। एक स्पेसिफिक सीक्वेंस जैसे फॉर एग्जांपल ए ए ए ए बनने का चांस है। इसको हम कैसे कर सकते हैं, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, समझ रहे हो ना।
हर बार ट्रेन एक साउंड बनाता है और दो ही ऑप्शन है, साउंड ए या साउंड बी, साउंड ए और साउंड बी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। तो ऐसे करके हर बार इंडिपेंडेंटली 1/2 चांस है वही साउंड आने का। तो कैलकुलेशन कैसे होगी इसकी, ठीक है 16 हो जाएगा ये। तो ये सिर्फ ए वापस आने का चांस है, ये जो है ना ये इसका प्रोबेबिलिटी है। लेकिन सेम साउंड रिपीट का मतलब ए या फिर बी दोनों हो सकता है, इसलिए दोनों को ऐड करना होगा। तो सिमिलरली इसकी भी प्रोबेबिलिटी जो बी है, इसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/16 ही होगी। एंड सिंपली आपको इन दोनों को ऐड करना है, जो कि है 2/16, ठीक है। और इसे अगर कैंसिल आउट करेंगे तो 1/8 आ जाएगा। तो हमें वही पूछा है, 1 आउट ऑफ हाउ मच, 1 आउट ऑफ 8। समझ गए? ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। in there is there is a planet O's head in which there is 36 hours in a day and 90 minutes in hours and 60 seconds in 1 minute. It is having same pattern as our watch. Then what will be angle between hour hand and minute hand at 9:40? तो समझाता हूँ मैं आपको। एक OZ करके प्लानट है, इस पर एक दिन के 36 घंटे होते हैं, एक घंटा 90 मिनट का है एंड 1 मिनट 60 सेकेंड्स हमारा जैसा है अर्थ पर वैसे ही। तो सेकंड वाला सेम है अपने जैसा। पूछा है कि 9:40 बजे आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच का एंगल क्या होगा। तो नॉर्मल वॉच में आवर हैंड 12 घंटे में एक पूरा चक्कर 360 लगाता है, क्योंकि 24 घंटे का होता है और वॉच फेस हाफ दिन दिखाता है। यहाँ दिन 36 घंटे का है तो वॉच फेस हाफ दिखाएगा, मतलब 18 घंटे का चक्कर होगा आवर हैंड का, 18 आवर्स का। अभी स्टेप 1 क्या करेंगे हम, आवर हैंड की पोजीशन निकालो। आवर हैंड 18 घंटों में 360 घूमता है, ओके। टाइम है 9 घंटे और 40 मिनट्स। तो यहाँ पर 1 घंटा 90 मिनट्स का है, 1 आवर 90 मिनट्स का है, ये भी याद रखो। फ्रैक्शन ऑफ आवर कंप्लीटेड बाय मिनट्स, फ्रैक्शन of hour completed by minutes इक्वल टू 40/90। तो ये आ जाएगा 0.44 के अराउंड कुछ तो आंसर होगा इसका, ठीक है। यानी ये जो 40 मिनट्स है ना, इसको आपको आवर्स में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करोगे, सिंपली 40/90 करोगे, आ जाएगा। देन आवर हैंड एंगल कैसे निकालोगे, पहले टोटल टाइम निकालते हैं हम। टोटल टाइम इन आवर्स इक्वल्स टू ये जो 9 है, ठीक है, 9 प्लस और इसको हमने ऑलरेडी आवर्स में कन्वर्ट कर दिया है, तो 0.444 ऐड करोगे तो 9.4444 घंटे हो जाएंगे। तो अभी एंगल निकालना है हमें। सिंपली आपको क्या करना है, 9.4444 को डिवाइड बाय 18, क्योंकि 18 आवर्स का हाफ डे होगा, पूरा दिन 36 आवर्स का है, इंटू 360 करेंगे, 360 डिग्रीज, तो वो आ जाएगा। इसका आंसर अगर आप निकालोगे 0.52469 इंटू 360 के अराउंड आएगा, जो कि 188.888 डिग्रीज आ रहा है, ऐसे कुछ, ओके। अभी इसमें ये हो गई पहली चीज़। अभी मिनट हैंड की भी पोजीशन निकालनी है। ये आवर हैंड की पोजीशन हो गई 188.88 डिग्रीज।
ओके, इसे मैं थोड़ा सा लाइन बढ़ा देता हूँ। अभी स्टेप 2 लिखेंगे हम। स्टेप 2, पिछला वाला स्टेप 1 था, याद रखो। मिनट हैंड पोजीशन, अभी मिनट हैंड 90 मिनट्स में एक पूरा चक्कर 360 का लगाता है, क्योंकि 1 घंटे में 90 मिनट्स ऑब्वियसली। तो मिनट हैंड का एंगल कैसे निकालोगे? मिनट हैंड का एंगल इक्वल टू 40/90 इंटू 360। तो ये सिंपली आ जाएगा, 0 0 कैंसिल होगा, 0.4444 इंटू 360, जो कि आ जाएगा 160 डिग्रीज। ठीक है, अभी इसका सिंपली आपको डिफरेंस निकालना है, ये 188 का और इसका। तो रफली हम डिफरेंस अगर निकालते हैं 188 माइनस 160, तो वो आता है 8 और ये 28 के अराउंड आ रहा है, बट हमने पॉइंट कंसिडर नहीं करा है, तो राउंड ऑफ करके देखो, ये वाला जो पॉइंट है ना यहाँ पर 8888, इसे कंसिडर नहीं करा है, तो 28.888 ऐसा कुछ आएगा। तो रफली इक्वल्स टू वो 29 हम सिलेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज इट गाइस। So this is the next question. In a country X, we are having different types of coin ranging from 64 dot 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 to 5112. All the coins having different integral value. The difference between two coins comes out to be 50% more than the former coin. Then how many coins can be made? अभी coins value 64 से शुरू होते हैं और हर अगला coin पिछले से 50% ज़्यादा है, मतलब इंटू 1.5 अगर आप करोगे तो रेंज आ जाएगी, रेंज 64 से 512 तक है। तो कितने कॉइन्स बनते हैं ये हमें ढूंढना है। ओके, तो हर कॉइन की वैल्यू निकालने के लिए पिछले वाले को 1.5 से मल्टीप्लाई करते जाओ जब तक 512 क्रॉस ना हो जाए। सिंपल सी बात है, तो हमें कॉइन्स की वैल्यू मिल जाएंगी। स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो सिंपली आपको क्या करना है, फर्स्ट कॉइन तो 64 है ऑब्वियसली, सेकेंड कॉइन 64 इंटू 1.5 करो, 96 आ जाएगा। सिमिलरली 96 इंटू 1.5 करो, 144 आ जाएगा। 144 इंटू 1.5 करो, 216 आ जाएगा। 216 इंटू 1.5 करो, 324 आ जाएगा। 324 इंटू 1.5 करो, 486 आ जाएगा। एंड 486 इंटू 1.5 करो, 729 आ जाएगा। अभी देखो, ये 729 ग्रेटर देन 512 है, तो ये हम कंसिडर नहीं कर सकते। तो कॉइन्स गिनो, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ हो गया, और ये सेवन्थ वाला हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो टोटल हाउ मेनी कॉइन्स? 6 कॉइन्स। दैट इज योर आंसर। So this is the next question. There is a relation given in which n by p equal to 195, where n number of steps in meters, p space length. There is a man Shivam. He know his space length equal to 185 centimeter. Then what will be the speed of Shivam किलोमीटर पर आवर? ओके, तो एक रिलेशन दिया हुआ है हमें, n by p इक्वल टू 195 दिया हुआ है, जहाँ n इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेप्स पर मिनट एंड p इक्वल्स टू पेस लेंथ। ओके, शिवम का पेस लेंथ p इक्वल्स टू 185 सेंटीमीटर जो ऑलरेडी दिया हुआ है हमें, और उसकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में क्या है ये हमें निकालना है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। स्टेप 1, n निकालो, पहले n निकालो। n बाई पी इक्वल्स टू 195 है, तो n की वैल्यू कितनी होगी? 195 इंटू पी। सिंपल सी बात है, बस अरेंज करना है। अभी p जो है, पेस लेंथ हमें ऑलरेडी दी हुई है, सेंटीमीटर्स में है, इसे हम एक्चुअली मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो 185 सेंटीमीटर्स कितने होते हैं? 185 डिवाइड बाई 100 करो, 1.85 मीटर्स आ जाएगा। तो 195 इंटू 1.85
n की वैल्यू आ रही है 360.75 स्टेप्स पर मिनट। ठीक है, अभी स्टेप 2 क्या है, डिस्टेंस पर मिनट निकालो, डिस्टेंस पर मिनट। तो हर स्टेप में बंदा p मीटर चलता है, पेस लेंथ, तो डिस्टेंस पर मिनट क्या होगा, डिस्टेंस पर मिनट क्या होगा, n इंटू पी, क्योंकि हर स्टेप में बंदा p मीटर चलता है ऑब्वियसली, तो n इंटू पी, n टाइम्स p आपका डिस्टेंस पर मिनट आ जाएगा। तो हमने n निकाला है 360.75 इंटू 1.85 से इसे मल्टीप्लाई कर दो, तो आ जाएगा 667.3875 मीटर्स पर मिनट। ठीक है, तो डिस्टेंस पर मिनट निकाला हमने। अभी आगे बढ़ते हैं, स्टेप 3, किलोमीटर में कन्वर्ट करो, कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर, इसमें कन्वर्ट करना है आपको, कन्वर्ट इन किलोमीटर पर आवर। तो मीटर्स पर मिनट को किलोमीटर बनाने के लिए इंटू 60 और डिवाइड बाय 1000 मीटर से कर सकते हो आप, क्योंकि 60 मिनट्स आवर से होता है एंड 1000 मतलब 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर्स होता है। तो इसके लिए आप सिंपली 667.3875 इंटू 60 डिवाइड बाय 1000, तो क्या कर सकते हैं, 0 0 कैंसिल करेंगे। ओके, तो इसका मैं आंसर सीधा लिख देता हूँ, आप एक बार चेकआउट कर लेना। तो ये आ रहा है 40.04 किलोमीटर पर आवर। और एक लाइन में भी आप इसे कंप्लीट कर सकते हो, सिंपली ये जो है 195, इसको आपको 1.85 इंटू 1.85 इंटू 60 बाय 1000 ये कर दोगे, हो जाएगा आंसर। सो दिस इज इट गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड अगली वीडियो जल्दी अपलोड होगी, सो मेक श्योर यू वॉच दैट टू।